नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। तो अब तक हमने पिछली वीडियोस में अपना क्या देख लिया कि मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप देख लिया। उसके बाद में उसके फीचर देख लिए। ठीक है, ये हमारा और प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है जो हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल पर्सन वाली, उसकी क्या लिमिटेशन थी और उन लिमिटेशन को पार्टनरशिप बिजनेस अपना ओवरकम करता है। और उसके बाद में हमने फीचर्स वगैरह देख लिया, पार्टनरशिप का मीनिंग देख लिया। ठीक है। और कुछ हमने मार्किंग भी कर ली, हमारी एमसीयू वगैरह डिस्कस कर ली, कहाँ से क्या होता है समझ चीजें। तो आज हम इस क्लास में आगे हमारी बात को आगे बढ़ाते हैं बात को और आगे शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम शुरुआत करने वाले हैं सबसे पहले पार्टनरशिप डीड से। ठीक है। और फिर हम पार्टनरशिप डीड करके बढ़ेंगे, उसके बाद में प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट लेवल फॉर अकाउंटिंग, कुछ प्रोविजन रहने वाले जो आपके पार्टनरशिप एक्ट के, इनको देखेंगे हम। उसके बाद में फिर कुछ क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी के, तो एक दो क्वेश्चन देखेंगे हम, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे अपना स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स। ठीक है। तो ठीक है जी, शुरू करते हैं पार्टनरशिप डीड से। पार्टनरशिप डीड क्या मुद्दा है आपका? ठीक है जी। तो क्या होता है ना कि पार्टनरशिप हमारी क्या पार्टनरशिप हमारा बिजनेस कैसे चालू होता है, वो एग्जिस्टेंस में कब आता है? एग्रीमेंट के थ्रू आता है। ठीक है। पार्टनरशिप आपका एग्जिस्टेंस में कैसे आता है? एग्रीमेंट के थ्रू। डेफिनेशन में ही हमने देखा था जब मीनिंग हम पढ़ रहे तब हमने क्या देखा था कि व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री टू डू ए लॉफुल बिजनेस, टू कैरी ऑन अ लॉफुल बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है। एग्रीमेंट के थ्रू अपना पार्टनरशिप बिजनेस क्या आता है? एग्जिस्टेंस में आता है। एग्जिस्टेंस में आता है यानी ये स्टैब्लिश होता है। ठीक है। अब ये जो आपका एग्रीमेंट होता है ना, एग्रीमेंट हमने क्या डिस्कस किया था कि जो अग्री करते हैं ना, एग्रीमेंट होता है आपका, ये क्या हो सकता है? वेदर इधर ओरली भी हो सकता है और आपका रिटर्न में भी हो सकता है। यानी या तो पार्टनर क्या करा सकते हैं इसको रिटर्न में, जब पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, तब रिटर्न में भी करा सकते हैं या फिर ओरली भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही चलेगा। बट जब आपका ये रिटर्न में रहता है ना एग्रीमेंट, जब आपका एग्रीमेंट रिटर्न में रहता है, एग्रीमेंट रिटर्न में रहता है, तो हम इसको क्या देते हैं? पार्टनरशिप शिप डीड कह देते हैं इसको। ठीक है, ये पार्टनरशिप डीड का एक मीनिंग हो गया। यानी कि एग्रीमेंट एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इन रिटर्न फॉर्म, जिसमें आपका सारा कंडीशंस, टर्म एंड कंडीशंस, और जो भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग और अदर चीजें जिसमें लिखी हुई हैं, आपके अदर एस्पेक्ट्स जो आपके पार्टनरशिप बिजनेस के लिखे हुए हैं, रिटर्न किए हुए हैं आपने पार्टनरशिप बिजनेस चालू करने से पहले, वो आप क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप डीड हो जाएगा। ठीक है। ये ऐसे करके हमारा हो गया। और यही बात यहाँ से देखिए आप, यहाँ से हमने कर रखे पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस एज रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। एज ए रिजल्ट ऑफ एग्जिस्टेंस में कैसे आती है? एज रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट के तो आती है। अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, तब आपका पार्टनरशिप स्टार्ट होता है। ठीक है। एग्रीमेंट कैन बी इधर रिटर्न और ओरल। ठीक है, रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न हो सकता है। अब यहाँ पार्टनरशिप एक्ट है, जो आपका पार्टनरशिप एक्ट है, वो एक्ट डज नॉट रिक्वायर दैट द एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। मतलब एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि राइटिंग में होना चाहिए। ठीक है, ओरली भी चलेगा। ठीक है, अब उन्होंने इसको ओरली भी चलेगा, पर अगर रिटर्न में है, ठीक है, रिटर्न में है तो, बट वेर एवर इट इज इन राइटिंग द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। यानी कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट बना है, जो आपका टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस आपका कंटेन करता है, वो आपका क्या हो गया? वो क्या हो गया आपका? पार्टनरशिप डीड हो गया। ठीक है। ठीक है, अगर हमें पार्टनरशिप डीड को अगर हमें डिफाइन करना हो, मीनिंग लिखना हो, पार्टनरशिप डीड अगर हमें लिखना हो, तो हम क्या लिख सकते हैं? डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट
कंटेनिंग टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट। ठीक है, जो भी आपका अग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, अग्रीमेंट उसकी जो टर्म्स हैं, डॉक्यूमेंट कंटेन टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स या बिटवीन द पार्टनर्स, बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से पार्टनरशिप डीड होगा। पार्टनरशिप डीड क्या होगा? डॉक्यूमेंट कंटेनिंग टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस। इन पार्टनरशिप बिजनेस का जो आपका बिजनेस है, उसके जो पार्टनर्स है उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, उसकी जो अग्रीमेंट हुआ है, उनके उनके बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपकी हुई है, एक्सेप्ट डिस्कस हुई है, उसका जो एक डॉक्यूमेंट है, वैलिड डॉक्यूमेंट है, स्टाम्प पेपर पर उन्होंने रजिस्टर करवा रखा है, उसको नोटरी करवा रखा है, ठीक है, वो एक डॉक्यूमेंट है, वो आपका क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप डीड हो जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पार्टनरशिप डीड की अपनी बात कर ली है। ठीक है, अब इसमें क्या जनरली क्या होता है ना, देखो, डिटेल्स ऑफ द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, जो 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 डिसीजन डिस्कशन है, उसके सभी एस्पेक्ट्स को क्या करता है? आपका डॉक्यूमेंट करता है, उन सब चीजों को वहाँ लिखा होता है, डिटेल में लिखा होता है, इसकी डिटेल्स लिखी होती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय ईच पार्टनर, ठीक है, कितना कितना कैपिटल पार्टनर आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं। रेशियो इन विच द प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स, यानी किस आपका पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी किस रेशियो में आपका जो पार्टनर्स हैं प्रॉफिट या लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, वो बात हो जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कैपिटल डाले उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। कोई पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ठीक है, पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया है या फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, उस पर इंटरेस्ट वगैरह हो गया, या सैलरी हो गया, या कमीशन हो गया, तो ये सारी बातें डिटेल में आप क्या होगी, लिखी होंगी, किसमें? पार्टनरशिप डीड में आपकी लिखी होंगी। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है? द क्लोज ऑफ पार्टनरशिप डीड कैन बी अल्टर्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, यानी जब भी आपको पार्टनरशिप डीड को अल्टर करना है, अल्टर करना मतलब चेंज करना है, कुछ भी आप चेंज करना चाह रहे हैं, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया लाने चाह रहे हैं, किसी और पर्सन को एडमिट करना चाह रहे हैं, कुछ और क्लोज डालना चाह रहे हैं, ठीक है, जो भी आपके क्लोजेस है ना इस पार्टनरशिप डीड के, इनको अगर आपको चेंज करना है तो कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स आपको रिक्वायर्ड रहेगा, मतलब सभी पार्टनर्स को इस पर राजी होना पड़ेगा। यानी एक बंदा कह रहा है नहीं नहीं मेरे को तो ये प्रोविजन में डालना है, और दो बंदे कह रहे हैं नहीं 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 हम तो ऐसा नहीं कर सकता, तो उस केस में आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको जब भी पार्टनरशिप डीड आपका अल्टर कराना रहेगा तो क्या करना रहेगा? कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स क्या रहेगा? रिक्वायर्ड रहेगा। द डीड शुड बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द स्टाम्प एक्ट, यानी आपका जो आपका डीड है वो प्रॉपरली आपका होना चाहिए, ड्राफ्टेड होना चाहिए। और स्टाम्प एक्ट के जो आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, स्टाम्प एक्ट होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग प्रॉपरली क्या होना चाहिए? प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ठीक है, और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म होता है, उसके साथ उसका क्या होना चाहिए? आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा होना चाहिए, आपके उसका प्रेफरेंस रजिस्टर विद द रजिस्टर ऑफ फर्म्स। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? एक वैलिड पार्टनरशिप डीड हो जाएगा ये। ठीक है, जनरली पार्टनरशिप डीड के आपके ये कंटेंट होते हैं, ठीक है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड मेन फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस, ठीक है, फर्म का नेम और उसका ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद में नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, पार्टनर का नेम, कौन कौन पार्टनर है उनके एड्रेस वगैरह हो गए, और कितना कैपिटल कौन कंट्रीब्यूट करने वाला है, और कब तक इसका आपका फर्म का अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, फर्म का आपका अकाउंटिंग पीरियड कौन सा रहने वाला है, कैलेंडर ईयर आपको रेफर करने वाले हैं या फिर फाइनेंशियल ईयर, आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो आपका फाइनेंशियल होता है वो आप रखने वाले हैं। आपके पार्टनरशिप बिजनेस कब कमेंस हो रहा है, ठीक है, आप डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप आपका कब कमेंस हो रहा है उसकी बात आ जाएगी। रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट कैसे आपका ओपन करवा रहे हैं, आप कौन सी बैंक में आप वो करवाना चाह रहे हैं, और कौन ऑथराइज रहेगा साइनिंग वगैरह के लिए बैंक के डॉक्यूमेंट्स पर, और किसके पास में क्या राइट रहेंगे बैंक से रिलेटेड, उसकी बात भी आप इसमें डिटेल में लिखवा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में सबसे मेन काम आ गया प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, आपका पीएसआर आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। तो ये वाला भी आपका इसमें डीड में लिखा होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन और ड्राइंग, जो भी आपका कैपिटल रहने वाला है, लोन रहने वाला है, या फिर कोई ड्राइंग अगर पार्टनर करें, उस पर इंटरेस्ट कितना रहेगा, वो उस पर इंटरेस्ट कितना रहेगा, उसका रेट क्या रहेगा,
वो भी आप पार्टनरशिप डीड में लिखवा सकते हैं, ठीक है, पार्टनर लिखवा सकते हैं। अब मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट इफ एनी, यानी कोई ऑडिट हो रही है, अगर फर्म की ऑडिट हो रही है, फर्म की ऑडिट यानी कोई इंडिपेंडेंट ऑडिटर है, ठीक है, वो फर्म की बुक्स को चेक कर रहे हैं, ठीक है, वो फर्म्स की प्रोसीजर्स है, ठीक है, वो सब सही काम से सही तरीके से काम कर रही है, नहीं है कोई फर्म में कोई आपका फ्रॉड वगैरह तो नहीं है, कोई अपना गलत यूज तो नहीं कर रहा। इन सब चीजों को चेक करने के लिए जो ऑडिट होती है, ठीक है, उसका ऑडिटर, उसका जो ऑडिटर होता है, ऑडिटर कौन है, जो आपका पर्सन ऑडिट कर रहा है, ठीक है, ऑडिट करने वाला जो पर्सन है आपका, वो क्या है, ऑडिटर होगा। अब ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होने वाला है, उसके रिगार्डिंग भी हम लिखवा सकते हैं इसमें, डीड आपका पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। सैलरी कमीशन ऐसा ट्राई पेबल टू एनी पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को आपको सैलरी कमीशन या कुछ और आपको जैसे इंसेंटिव वगैरह देना है, तो अगर वो देना है तो वो भी आपका किसमें होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। द राइट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर, हर पार्टनर के राइट, ड्यूटी और लाइबिलिटी क्या क्या है, वो क्या होनी चाहिए आपकी पार्टनरशिप डीड में डॉक्यूमेंटेड लिखी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपका ट्रीटमेंट ऑफ लॉस राइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ वन और मोर पार्टनर, अगर आपका कोई एक आधा पार्टनर आपका वो हो रहा है, दिवालिया हो रहा है, ठीक है, उसके सारी मतलब वो डेट वगैरह पे नहीं कर पा रहा, ठीक है, लास्ट में उसका जब सब कुछ अब सोल्वेंसी नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, जो लॉस आने वाला है, लॉस आने वाला है, ठीक है, एक या एक से ज्यादा पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट है तो उसका इसमें जो लॉस आने वाला है उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, वो भी आपका पार्टनरशिप डीड में आप लिखवा सकते हैं, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब आपकी फर्म फर्म आप क्या होती है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है आपका, जब आपकी फर्म क्लोज हो जाती है, जब आपकी फर्म क्लोज होती है, जब आप कहते हैं कि अब हमें इस फर्म को बंद करना है, काम नहीं करना है इसमें, तब अब क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म होता है। तो उस केस में आपके अकाउंट्स कैसे सेटल होंगे, किसको कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना कैपिटल लेकर आया था, और एसेट वगैरह कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस सब का सेटलमेंट जो होता है ना, उसके रिगार्डिंग भी हमें क्या आता है, पार्टनरशिप डीड में आप लिखवा सकते हैं, ठीक है। अब अगर उसके अलावा अगर आपका देखो दो तीन जन मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है, दो तीन जन मिलके काम कर रहे हैं, तो आपस में लड़ाई तो हो सकती है ना, आपस में इधर में कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, तो उस डिस्प्यूट का है ना, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स और डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, डिस्प्यूट हो जा सकता है, कोई कहता है कि मेरे को इतना मिलना, सैलरी मिलना चाहिए, इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो उस केस में जो आपका अकाउंट है, ठीक है, ठीक है, उस केस में आपका जो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर, यानी आपका जो पार्टनर है, पार्टनर्स हैं, उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है, तो फिर वो उसका रेजोल्यूशन कैसे होने वाला है, ये इधर ये भी पार्टनरशिप डीड में आप लिखा सकते हैं, और ये तो लिखा ही होना चाहिए ना। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड, ठीक है, एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यानी अब देखो अगर क्या है कि कब किसी पार्टनर को आपको एडमिशन करना है, रिटायरमेंट होगा या डेथ होगा किसी पार्टनर का, ठीक है, इन सभी चीजों की ना, जैसे कि कोई किसी पार्टनर का एडमिशन कब होगा, किसी का क्या क्या उसकी कंडीशन पूरी होनी चाहिए, कि अगर सभी को पार्टनर्स को क्या कंसेंट देना होगा, या फिर और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, कैपिटल नया पार्टनर आ रहा है तो उसकी इसमें कोई कितना कैपिटल लेकर आना है, उसको क्या है, तो सभी उसके रिगार्डिंग जो रूल्स है ना आपके एडमिशन के रिलेटेड, या फिर कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है तो उस केस में उसके बुक्स कैसे सेटलमेंट होगी, उसको कैसे को पैसा पे किया जाएगा, और या किसी के पार्टनर पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में भी मतलब उन सभी चीजों के रिगार्डिंग जो रूल्स रहने वाले हैं वो भी आपके पार्टनरशिप बीड में रिटर्न हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है, एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ बिजनेस, और आपका जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, बिजनेस कर रहे हैं आप, बिजनेस से रिलेटेड कोई और मैटर अगर आपका आता है, तो कोई और अगर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, कोई अग्रीमेंट से रिलेटेड, तो वो वाला भी क्या हो सकता है आपका पार्टनरशिप में डीड में लिखा होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली ऑल द पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड कवर्स, नॉर्मली द पार्टनरशिप डीड कवर्स ऑल मैटर्स अफेक्टिंग रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स अमंग देमसेल्व्स, मतलब जो भी आपके रिलेशन रहते हैं ना पार्टनर के आप आपस में, उन सभी जो भी आपके लेन देन रहता है, जो भी आपके रिलेशन रहते हैं आप पार्टनर्स के पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनर्स के बीच में रिलेशन है ना, म्यूचुअल म्यूचुअल आपका क्या था, म्यूचुअल एजेंसी है, रिलेशनशिप रहता है, उसी पे बेस्ड है आपका पार्टनरशिप, ठीक है। तो उस सभी का जो आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है ना, वो आपका जो सबसे रिलेटेड जो रूल्स रहते हैं, प्रोविजन रहते हैं, वो सारे आपके पार्टनरशिप डीड में क्या होते हैं, रिटर्न होते हैं, ठीक है। अब ये सारी बातें लिखी है, पर अगर इनमें से कुछ अगर कोई बात नहीं लिखी होती आपके, अगर आपने इन ऊपर वाली बातों में, या फिर कोई और चीज है जो आपने पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखवा रखी, पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखवा रखी, पर अगर आपके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई उससे रिलेटेड कोई इशू आ जाता है, तो उस केस में क्या आने वाला है, हाउ इफ देर इज नो एक्सप्रेस अग्रीमेंट ऑन सर्टेन मैटर्स द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल अप्लाई, यानी कि अगर किसी चीज के रिलेटेड कोई आपका पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो उस पर क्या होगा, आपका प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। यानी अगर आपने नहीं लिखा, सैलरी देने की बात अपने पार्टनर को नहीं लिखी हुई है पार्टनरशिप डीड में, और पार्टनर अगर आप कहता है कि मेरे को सैलरी दो,
तो उस केस में वहां इशू आ जाता है, डिस्प्यूट आता है, उस केस के लिए फिर हमें क्या रेफर करना पड़ेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर वो कहता है सैलरी दे, अगर वहां के अकॉर्डिंग बनती है तो आपको देनी, अगर नहीं बनती, अगर एक्सप्रेसली अगर डीड में नहीं लिखा और पार्टनरशिप एक्ट 1932 मना करता है, तो फिर आपको नहीं देनी। ठीक है, तो इस तरह से अगर जो भी प्रोविजन, ये भी हमारा कंटेंट है, इन जो भी हमारा कंटेंट रहेगा, जो भी हमारा कंटेंट है, मतलब जैसे ये वाले अपने प्रोविजन है, ये वाले इतने, अगर मतलब ये वाले हैं या इसके अलावा कोई और मैटर है, इन सब को आपने डीड में, पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ, तो क्या होगा, आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये वाला अप्लाई आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर जो भी पार्टनर इन जो भी आपका द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन कहेगा, तो फिर आपको फिर क्या करना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली बात हो गई। तो ये हमने पार्टनरशिप डीड की बात कर ली, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट हो सकता है, जनरली क्या क्या कंटेंट होता है पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, क्या क्या कंटेंट आपका पार्टनरशिप डीड में जनरली होता है, क्या क्या बातें पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप बिजनेस में लिखी जाती हैं, और उसका मीनिंग क्या हो गया। और इन केस अगर पार्टनरशिप डीड में अगर आपका कोई क्लोज नहीं डला हुआ, अगर उस इशू से, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड या उस बात से रिलेटेड अगर आपका कोई क्लोज नहीं डला हुआ, तो उस केस में आपको क्या करना रहेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करना रहेगा। उसको प्रोविजन जो भी कहेगा, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930 का जो टू का जो भी प्रोविजन है, उसमें जो भी लिखा होगा, फिर आपको क्या करना होगा, उसके उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट उस एस्पेक्ट का, उस इशू का, उस अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का आपको करना रहेगा। ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा पार्टनरशिप डीड का मीनिंग हो गया यहाँ से। और देन हम आते हैं आगे। ठीक है जी। अब हमने यहाँ बात क्या की थी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम का प्रोविजन हमारा एप्लीकेबल, अगर कोई इशू ऐसा आ रहा है जो आपका पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ, तो उस पर क्या अपना ये लग जाता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाता है। अब हम आगे बात करते हैं प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट रेलेवेंट फॉर अकाउंटिंग, यानी कुछ प्रोविजंस है ना आपके, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उससे कुछ प्रोविजंस है जो आपके रेलिवेंट फॉर अकाउंटिंग है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए हमें जो प्रोविजंस रेलिवेंट है अकाउंटिंग के लिए, तो कुछ एक हम वो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा हम कुछ और प्रोविजंस भी देख लेंगे बाद में, हम एक सेपरेट वीडियो में रख लेंगे आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का इंपॉर्टेंट प्रोविजंस का। ठीक है, अब यहाँ से हमारा अगला टॉपिक आता है प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट रेलेवेंट फॉर अकाउंटिंग, यानी आपने आपकी जो अकाउंटिंग, हम क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, अपना सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी है, अकाउंट पार्टनरशिप बिजनेस का अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। तो उस अकाउंटिंग के लिए हमें जो रेलेवेंट प्रोविजंस है ना, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, वो वाले प्रोविजंस सब हमें देखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ फैक्टरिंग पार्टनरशिप अकाउंट्स आर फॉलो, जो इंपॉर्टेंट जो आपके प्रोविजन है ना, जो आपके पार्टनरशिप अकाउंट्स को अफेक्ट करते हैं, तो उनका डिस्कशन इस तरह से चालू होता है अपना। सबसे पहली बात लिखिए PSR के रिलेटेड। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रिलेटेड। ठीक है, अगर आपका पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं कहता कि इतना किस इतना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने चाहिए, आपने एक्सप्रेसली इसमें नहीं लिखा हुआ, तो उस केस में क्या होगा कि जितने भी आपके प्रॉफिट या लॉस होने वाले हैं फर्म में, वो क्या होने वाले हैं, इक्वली सभी पार्टनर्स में डिवाइड होने वाले हैं, सभी पार्टनर्स में इक्वली प्रॉफिट या लॉसेस क्या होने वाले हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, अगर आपने पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अगर आपका PSR, आपने कोई PSR है आपका, जो PSR है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है, PSR है, उसको डिटरमाइन नहीं कर रखा, डिटरमाइन, या फिर आपका कह सकते हैं पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ, पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, सभी पार्टनर्स में प्रॉफिट क्या रहने वाला है, इक्वली प्रॉफिट या लॉसेज जो रहने वाले हैं आप क्या होंगे, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, विद द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड आपका क्या है, साइलेंट है अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का आपने नहीं लिखा हुआ है। द प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द फर्म आर टू बी शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स, जो भी आपके प्रॉफिट या लॉस रहने वाले फर्म में, वो सभी पार्टनर्स क्या होंगे, इक्वली शेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, रिस्पेक्टिव अदर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्म, यानी अगर कितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, यानी एक बंदे ने 5 लाख डाला है, एक बंदे ने 8 लाख डाला है, और उन्होंने PSR अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा, तो दोनों में क्या, अगर लॉस जितना भी आ रहा है ना, दोनों में जितना लॉस उस ईयर में जितना भी फॉर्म का लॉस आ रहा है, वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं इधर में। ठीक है, A और B। ठीक है, A और B
ए और बी आपकी दो पार्टनर हैं, ठीक है। इनका कैपिटल कैपिटल, ए ने डाला आपका 5 लाख, ठीक है। बी ने बोला मैं डालूंगा कैपिटल 1 लाख। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनके बीच में, वो डीड में, पार्टनरशिप डीड में आपके नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो अब पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखा हुआ, तब इन पे क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? इन पे क्या एप्लीकेबल होगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। और वो क्या कहता है, वो क्या कहता है आपका, अगर इन केस अगर पार्टनर्स ने आपका पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में नहीं लिखा हुआ, तो उस केस में जो प्रॉफिट, जो भी फर्म के प्रॉफिट आने वाले हैं या लॉस आने वाले हैं, वो क्या होने वाले हैं? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे दोनों पार्टनर से, या जितने भी पार्टनर्स रहेंगे उन सभी पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। अब इस केस में फर्म को क्या हुआ? लॉस हो गया, मान लो एक ऐसा मान लेते हैं कि लॉस मान हो गया, ठीक है। ठीक है, लॉस से बेटर हम क्या लेते हैं? प्रॉफिट ही लेते हैं। प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट में ज्यादा मजा आता है, ठीक है। इधर में क्या हुआ? फर्म को प्रॉफिट हो गया आपका, प्रॉफिट हो गया मान लो फर्म को आपका 2 लाख का, ठीक है। अब क्या हुआ? ये बंदा कहता है, ए वाला आपका जो बंदा है, कहता है मैंने कैपिटल डाली थी 5 लाख, इसलिए मेरे को प्रॉफिट मिलना चाहिए ज्यादा, मेरे को प्रॉफिट मिलना चाहिए ज्यादा। मैंने कैपिटल ज्यादा डाली थी, मेरे को प्रॉफिट मिलना चाहिए ज्यादा। पर इन्होंने क्या किया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्सप्रेसली उसमें पार्टनरशिप डीड में नहीं डाला था कि कितना किसका में कितना, कैसे आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे रहेगा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो इस केस में अब क्या होने वाला है दोनों में? 1 लाख और 1 लाख, यानी प्रॉफिट जो भी आपके आने वाले हैं वो क्या हो जाएंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स के बीच में हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका पहला उसमें आ गया, हमने एक एग्जांपल भी ले लिया, ठीक है जी। तो पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है। उसके बाद हम चलते हैं अगले उस पे। अगला प्रोविजन आपका क्या है? अब अगला आता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीटेड, ठीक है। आपका कैपिटल जो भी आपका पार्टनर्स आपका क्या डालते हैं? फर्म में कैपिटल डालते हैं, फर्म में क्या डालते हैं? आपका कैपिटल डालते हैं। तो उस पे इंटरेस्ट इंटरेस्ट यानी उस पे इंटरेस्ट फर्म पार्टनर्स को मिलेगा, यानी जैसे उन्होंने कैपिटल डाला है तो उनका पैसा वो क्या हुआ? फर्म में आके पैसा वो क्या हुआ? ब्लॉक हुआ, ठीक है। फर्म फर्म की कैपिटल में यूज हो रहा है, तो उस पैसे को अगर वो कहीं और इन्वेस्ट करते, किसी कहीं और, अगर उस पैसे को क्या करते, वो बैंक में जमा करते या एफडी कराते, तो उस केस में क्या रहता? उनको इंटरेस्ट मिलता। तो इंटरेस्ट मिलता, पर अब यहाँ 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 अगर वो जब फॉर्म में कैपिटल में डाल रहे हैं तो उस केस में क्या आ रहा है? उनको अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है, अपॉर्चुनिटी का लॉस हो रहा है। इंटरेस्ट मिल सकता है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो रही है, तो उस केस में उनको इंटरेस्ट की बात रहती है कि अब वो कई बार क्या पार्टनर कह सकते हैं मेरे को इंटरेस्ट मिलना चाहिए क्योंकि मेरा ये पैसा अगर है तो मैं फर्म के बिजनेस के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अगर आपने उसमें लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में, ठीक है, पार्टनरशिप डीड में अगर आपने लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड में आपका, अगर पार्टनरशिप डीड में आपका लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आपको अलाउड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी आप पार्टनर को दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, अगर इन केस पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा, तो फिर अपना क्या अप्लाई होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन अप्लाई होता है। और वो क्या कहता है कि नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम एनी इंटरेस्ट, ठीक है। किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा अगर वो एक्सप्रेसली आपने किसमें पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो, ठीक है। नो पार्टनर क्लेम एनी इंटरेस्ट on the amount of capital contributed by him in the firm as a matter of right, ठीक है। अगर आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखा है और उस पे अगर आपने पार्टनरशिप डीड के अंदर आपने नहीं लिखा हुआ, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम एनी इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम इन द फर्म एज ए मैटर ऑफ राइट। हाउएवर इंटरेस्ट कैन बी अलाउड व्हेन इट इज एक्सप्रेसली अमंग इंटरेस्ट कैन बी अलाउड व्हेन इट इज एक्सप्रेसली एग्रीड टू बाय द पार्टनर्स, यानी अगर पार्टनर्स के बीच में वो हुआ है ना, एग्री हुआ है, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, अगर एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, एग्रीमेंट हुआ है, पार्टनरशिप डीड में आपने लिखा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड तो पार्टनर को मिलेगा। अगर इन केस में नहीं है, पार्टनरशिप डीड आपकी साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में आपने कोई क्लोज स्टेटेड नहीं डाला, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। थस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल विद द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन द इशू, मतलब समरी ये है आपका, समरी ये है,
इसका एक मोटा मोटा क्रक्स अगर आप समरी दिखा अगर हम निकाले तो वो क्या है, अगर आपका पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है ना, तो उस केस में आपका क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा पार्टनर को, ठीक है। ठीक है जी। अब अगली बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। ड्राइंग मतलब क्या कि पैसा वो निकाल के ले गया फर्म से पैसा निकाल के ले गया, ठीक है, ड्राइंग उसने फर्म से कर ली, ठीक है। तो उस केस में क्या रहेगा, नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन द ड्राइंग्स मेड बाय द पार्टनर्स इफ द देयर इज नो मेंशन इन द डीड। अगर डीड में, इधर भी वही बात है, अगर डीड में लिखा है, अगर डीड में लिखा है कि अगर कोई पार्टनर फर्म से पैसा निकाल के ले जाता है, कोई ड्राइंग करता है, तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। अगर डीड में लिखा है तो क्या है कि फर्म को चार्ज करना है। और अगर फर्म उसमें आपके जो पार्टनरशिप डीड है उसमें नहीं लिखा, तो उस केस में क्या है, फर्म को जो आपका ड्राइंग है उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करने का, ठीक है। इधर में क्या लिखा है, नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन द ड्रॉइंग्स मेड बाय द पार्टनर्स, ठीक है, इफ देर इज नो मेंशन इन द डीड, ठीक है जी। ठीक है। अब ये वाला जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है, कोई पार्टनर अब फर्म में से पैसा निकाल के ले जा रहा था, उस केस में क्या है कि फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो ये फर्म के लिए क्या होगा, इनकम हो जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा कि किसी पार्टनर ने फर्म में पैसा कंट्रीब्यूट किया है, कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, तो वो क्या कहता है कि मुझे इंटरेस्ट दो। और उसका अगर क्लोज डला हुआ है उसमें पार्टनरशिप डीड में, उस केस में उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो फिर क्या होगा, फर्म के लिए एक्सपेंस होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए क्या होगा, इनकम होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, फर्म के लिए एक्सपेंस होने वाला है, ठीक है। अब इसकी रेलेवेंस हमें आगे आने वाली है, जब हम अकाउंटिंग में जाने वाले हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज पास करने वाले हैं, और अपना क्या है प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो हम बात करेंगे, तब इन सब चीजों की बात आने वाली है। ठीक है जी। अब उसके बाद में आती है अगली बात आती है इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। ये इससे रिलेटेड आपको देखने को मिलती है चीजें काफी, ठीक है। यानी आपने कैपिटल डाला वो तो अलग मैटर हो गया, ठीक है, कैपिटल डाला आपने अपने फर्म में, वो अलग मैटर हो गया। अपनी पार्टनरशिप डीड में मतलब कैपिटल तो आपको कंट्रीब्यूट करना था बिजनेस में, पर उसके अलावा अगर आप कोई लोन दे रहे हैं फर्म को अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे कोई लोन दे रहे हैं, कि फर्म को नीड थी पैसे की, और पार्टनर ने अपना क्या किया, अपनी कैपेसिटी पे लोन दिया किसी और से पैसा मांग के, या अपने पास पैसा फंड रखा था उसके पास एक्स्ट्रा, तो उसने अपने कैपिटल के अलावा क्या कर दिया, लोन दे दिया। तो उस केस में क्या आ रहा है, क्या प्रोविजन रहेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, इफ एनी पार्टनर हैज एडवांस लोन टू द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, ही और शी shall be entitled to get an interest on the loan amount at the rate of 6% per annum, ठीक है। यानी इफ किसी भी पार्टनर ने अगर फर्म को क्या किया है, लोन एडवांस किया, फर्म को लोन दिया है, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस पर्पस के लिए अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो उस पर उसको क्या मिलेगा, रेट ऑफ 6%, ठीक है, 6% की रेट से उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है जी। और ये जो आपका 6% इंटरेस्ट है ना, वो पर एनम है, 6% पर एनम है, 6% पर एनम है। मतलब अगर जैसे मान लो अपना XY दो पार्टनर एक फॉर्म है, ठीक है। एक्स ने आपका क्या किया, 1 लाख का लोन दिया फॉर्म को, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, और किधर में इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई बात थी नहीं की, और इनके बीच में कोई एग्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ लोन के रिलेटेड, कि क्या पार्टनरशिप डीड में क्या इन्होंने कोई क्लोज वगैरह कुछ नहीं डाला, कुछ मतलब कि कोई बात नहीं हुई। तो अब इस केस में इसको 6%, इस केस में क्या है, अगर कहीं पार्टनरशिप डीड तो साइलेंट है आपकी, वहां तो कुछ लिखा नहीं हुआ ना। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में तो लिखा हुआ है 6% पर एनम के हिसाब से पार्टनर को क्या होना, इंटरेस्ट के पार्टनर को जो उसका उसने जो पार्टनर ने लोन एडवांस किया फॉर्म को बिजनेस पर्पज के लिए, उस पर मिलना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा आपका, इसको 1 लाख इंटू 6% का आपको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और 6% क्या है आपका, ये पर एनम है, 6% पर एनम है, ठीक है, पर एनम, ठीक है। तो आपको क्या करने का है, 1 लाख इंटू 6%, तो ये आप कितना आ जाएगा, 6,000 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। 6,000 आ जाएगा ये।
तो ये हमने कैलसी पे निकाल दिया। और अदरवाइज अगर आपको अब जैसे कैलसी अलाउड है आपका, तो कैलसी पे आप करें तो बेटर रहेगा, ताकि आपको आदत हो जाए, कैलकुलेटर की आपको आदत हो जाए, ठीक है। और वैसे निकालना है तो फिर कैलकुलेटर के अलावा तो 1y में ऐसे ले लो आप, इधर में 2 जीरो, तो ये आपका 6000 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी नीड रहने वाली नहीं है, क्योंकि अब आप कैलकुलेटर अलाउड है। और बाकी फिर भी सीयूईटी में है, सीयूईटी में है तो उसके लिए आपको मैनुअल कैलकुलेशन आना चाहिए। सीयूईटी में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, मैनुअल कैलकुलेशन आना चाहिए, परसेंटेज निकालना आना चाहिए, ठीक है। ठीक है जी, ये हमने बात कर ली। अब उसके बाद में लास्ट प्रोविजन अपना इसका इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग के लिए क्या है, एक और प्रोविजन, रेमुनरेशन ऑफ फर्म्स, फर्म्स रेमुनरेशन फॉर फर्म्स वर्क। यानी अगर उसने पार्टनर ने क्या है, फर्म के लिए काम किया, तो उसके लिए उसको रेमुनरेशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। यानी अगर कोई बंदा कह रहा है कि मैं तो भाई आपके लिए काम कर रहा हूँ, मैं फर्म के लिए काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए उसको रेमुनरेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, उसके रिलेटेड बात है। पर देखो बात ये है, रेमुनरेशन पे प्रोविजन क्या कहता है, उससे पहले हम एक जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। रेमुनरेशन मतलब क्या है, कि आप क्या कह रहे हो, बंदा कह रहा है मुझे सैलरी दो, सैलरी दो, सैलरी दो। पर सैलरी देखो, अगर कोई प्रोप्राइटर है, कोई बंदा खुद का बिजनेस है उसका, तो वो ऐसे थोड़ी कहेगा कि मुझे सैलरी चाहिए मेरे बिजनेस से। मेरा बिजनेस में मैं तो, मैंने तो पैसा डाला है, कैपिटल डाली है, मैं तो ओनर हूँ। ओनर सैलरी थोड़ी लेता है, ओनर सैलरी थोड़ी लेता है। तो उस केस में जो देखो नहीं मिलना चाहिए। जनरल बात तो ये है कि अगर कोई बंदा कैपिटल डाल रहा है, कोई बंदा कैपिटल डाल रहा है, ओनर है उस बिजनेस, पार्टनर क्या है, पार्टनर क्या है, ओनर है, ठीक है। पार्टनर क्या है, फर्म में ओनर है, ओनर है बिजनेस का, तो वो अब ओनर अपना पैसा निकाल के ले जा रहा है। ओनर अपना पैसा निकाल के ले जा रहा है और बोल रहा है कि भाई मैं तो ये क्या कर रहा हूँ, ये तो सैलरी ले रहा हूँ, तो ये तो नहीं चलेगा ना, ओनर को सैलरी थोड़ी देते हैं, ठीक है, सैलरी तो एम्प्लॉय को देते हैं। अभी यही बात को इधर देखो, आपका इधर में क्या लिखा है, एक्ट में क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट एनी सैलरी और अदर रेमुनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, ठीक है, अनलेस देर इज अ प्रोविजन फॉर द सेम इन द पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप डीड में आपका लिखा हुआ है तो अलाउड है। पार्टनरशिप डीड में आपका लिखा है तो अलाउड है। अगर पार्टनरशिप डीड में अलाउड नहीं लिखा हुआ, पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ, तो फिर कोई भी रेमुनरेशन, सैलरी, कमीशन वगैरह कुछ भी पार्टनर को अलाउड नहीं है, तो नहीं मिलेगा, ठीक है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में आपने एक्सप्रेसली लिखा है कि ये पर्सन है, जैसे हम मान लें हमारे पास में कोई फर्म है, हमारे पास में ले लेते हैं एग्जांपल हम और इसके लिए भी, ठीक है। ए और बी पार्टनर है, ठीक है, ए और बी पार्टनर है। अब ए ने क्या है ना, बी को इसलिए हायर किया कि इसके पास ना स्किल्स है। स्किल्स मतलब ऐसा मान लो कि इसके पास ना ये बंदा एक्सपर्ट है किसी काम का, ठीक है, एक्सपर्ट है मान लेते हैं, हम ले लेते हैं इसको। इसके पास में नॉलेज है, मान लो इसके पास में, मतलब ये बंदा ना सेल्स में एक्सपर्ट है, आपका सेल्स और मार्केटिंग में ना उसका एक्सपर्ट है, सेल्स और मार्केटिंग के लिए इसको हायर किया है। तो इसने कहा चल मैं तेरे को पार्टनर बना लेता हूँ अपने साथ में, और उसके साथ मेरे को क्या मिलेगा, ठीक है, मेरे को क्या मिलेगा, तो उसने कहा चल तेरे को मैं सैलरी भी दूंगा, सैलरी भी दूंगा तेरे को मैं 50,000 रुपये महीने का, ठीक है। अब ये एग्रीमेंट है इन दोनों के बीच, और यही अगर पार्टनरशिप डीड में इन्होंने आपका ये अग्रीमेंट लिख रखा है, पार्टनरशिप डीड में उन्होंने ये बात लिख रखी है, तो ये 50,000 का सैलरी क्या रहेगा, अलाउड रहेगा। और अगर पार्टनरशिप डीड में उन्होंने इसको नहीं लिखा, अनलेस अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा, अगर ये बात एग्रीमेंट नहीं किया, तो उस केस में क्या है, 50,000 ये वाला, 50,000 वाला ये वाली बात है, ये इसको पार्टनर को रेमुनरेशन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। यही बात इधर लिखी है, no partner is entitled to get any salary or other remuneration for taking part in the conduct of business of the firm unless there is a provision for the same in the partnership deed। अगर पार्टनरशिप डीड में आपका आपने क्लोज डाला हुआ प्रोविजन, अगर आपने डाला हुआ है, तो उस केस में अलाउड है भाई, पार्टनर को आप सैलरी कमीशन दे सकते हो। अगर नहीं है तो उस केस में देखो, एक्ट तो अलाउड नहीं करे, एक्ट तो कहता है बाबू नहीं देने का मतलब नहीं देने का, ठीक है। ठीक है, ये वाली बात होगी। अब उसके अलावा कुछ एक इंपॉर्टेंट कुछ दो चार प्रोविजन और हैं आपके, दो प्रोविजन और हैं, ये वाले भी इन्होंने अकाउंटिंग के लिए आपके रेलिवेंट बता दिए हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द अबाउ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफाइज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। यानी सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब हो गया, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई प्रोजेक्ट क्या कहते हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कॉन्ट्रैक्ट है उसके अलावा, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, वो क्या कहता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपका ना क्या कहता है, इफ ए पार्टनर ड्राइव्स एनी प्रॉफिट
for him or herself from any transaction of firm or from use of property of business or connection of the firm or the firm name, he shall account for the profit and pay to the firm. यानी कि क्या हुआ, कोई भी पार्टनर है आपका, कोई भी पार्टनर है, वो क्या करता है, फर्म की किसी ट्रांजेक्शन से, फर्म की किसी प्रॉपर्टी से, या फर्म के किसी कनेक्शन से, या फर्म के नेम से कोई भी आपका प्रॉफिट अर्न करता है, कोई भी उससे बिजनेस करता है, ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉफिट अर्न करता है, कोई भी बिजनेस करता है, तो उसको क्या करना है, उसको उसको प्रॉफिट को अकाउंट करना है, उस प्रॉफिट को क्या करना रहेगा, फर्म को पे करना रहेगा, ठीक है। ड्राइव प्रॉफिट फॉर हिम, अपने लिए, फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म, फर्म की किसी ट्रांजेक्शन से, फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म की किसी प्रॉपर्टी के यूज से, फर्म के किसी बिजनेस कनेक्शन से, और फर्म का नेम यूज करके, ठीक है। तो उसको क्या करना है, उस प्रॉफिट को क्या करना है, अकाउंट करना है, और प्रो एंड पे टू द फर्म, उसको क्या करना है, फर्म को पे करने का है, ठीक है, ठीक है। जैसे ये मान लेते हैं हम, ए, बी और सी तीन पार्टनर है, ठीक है। अब इनके पास है, इनकी फर्म में ना एक गाड़ी थी, एक गाड़ी थी फर्म में, क्या थी, एक कार थी, ठीक है, फर्म में एक कार थी, ठीक है, फर्म में एक कार थी। तो ये ए भाई साहब ने क्या किया आपके, ए भाई साहब ने क्या किया आपके, ये जो फर्म है ना, फर्म की जो कार है, फर्म की कार है, इसको बोला मैं तो भाई अपने पर्सनल पर्पज के लिए क्या करता है, मैं ये जाता सवारियां, सवारियां मतलब, हाँ, जो आपका हैरिंग, जैसे पैसेंजर कैरेज वाला होता है ना, मतलब क्या होता है कि सवारियां भरता और छोड़ के आता, उनसे किराया लेता, आता, किराया लेता, मतलब इसने अपने अलग से रेंटिंग, जो आपका मतलब जो किराए का भाड़े का बिजनेस होता है ना, ठीक है, उसकी कार को यूज कर लिया। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसने फर्म की क्या किया, फर्म की एसेट को यूज करके इसने क्या किया, प्रॉफिट ड्राइव किया, उससे जो भी इसको प्रॉफिट होना है, इसको क्या करना है, उसको काउंट करना है कि कितना मेरे को प्रॉफिट हुआ, और उसको क्या करना है, इसको फर्म को, ए बी सी, जो ये ए बी सी वाली जो फर्म है, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। इससे जो भी प्रॉफिट आने वाला है, इस प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, इसको काउंट करके इधर फर्म को पे करना पड़ेगा, ठीक है जी। और यही आपका इधर में लिखा हुआ है, ठीक है। फर्म की किसी ट्रांजैक्शन से, फर्म की किसी प्रॉपर्टी से, फर्म के किसी कनेक्शन से, यानी फर्म का कोई कस्टमर है, उससे आपने पर्सनल रिलेशनशिप डाल ली, और उसको अपना वो करने लगे, बिजनेस करने लगे उसके साथ में, तो फर्म का कनेक्शन हो गया वो, उस केस में भी। और फर्म का नेम यूज करके फर्म का बता दे कि मैं तो ये फला फला फर्म का पार्टनर हूँ, तो उसने उस केस में आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है किसी ट्रांजेक्शन से, तो वो आपको क्या करना है, उसको अकाउंट करना है, कितना प्रॉफिट हो रहा है उसके अकाउंटिंग अकाउंट करना है उसको, ठीक है, क्या प्रॉफिट है, क्या अमाउंट है, और फिर क्या करना है, फॉर द प्रॉफिट एंड पे टू द फर्म, और फिर फर्म को क्या करना है, उसको पे करना है, ठीक है। सिमिलरली एक इसके साथ का एक प्रोविजन और है, एक साथ है, इफ ए पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर ऑफ एज एंड competing with that of the firm, he or she shall account for and pay to the firm all profit made by him or her in that business। यानी अगर उसने क्या किया, फर्म का जो जो आपका बिजनेस है ना, फर्म का भी बिजनेस है, उसके नेचर का भी बिजनेस, यानी फर्म के साथ कंपटीशन करने लग गया, फर्म के कंपटीशन का जो बिजनेस, फर्म के नेचर का जो बिजनेस है ना, वो करने लग गया, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, उसको उस फर्म से कितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसको काउंट करना पड़ेगा, उसके से जितना भी प्रॉफिट हो रहा है ना, उसको काउंट करना पड़ेगा, और उसको क्या करना पड़ेगा, फर्म को पे करना पड़ेगा, ठीक है। ही शैल अकाउंट फॉर एंड पे टू द फर्म ऑल प्रॉफिट मेड बाय हिम और हर इन दैट बिजनेस। एग्जाम्पशन किसी को नहीं है, हर हर इधर देखो, हिम और हर मतलब दोनों, कोई भी पार्टनर है, जनरल सेंस में सबको, सबको ही करना है, ठीक है। ये वाली बात होगी। अब इधर ना एक चीज और आप ध्यान से देखें, अगर यहाँ हमने क्या देखा है, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफाइज दैट सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। इन दोनों बातों से रिलेटेड अगर आपका पार्टनरशिप, आप जो डीड बना रहे हैं, पार्टनरशिप डीड में अगर आपने कोई वो डाल रखा है, क्लोज डाल रखा है, तो आपका क्या रहेगा, पार्टनरशिप डीड का क्लोज ही एप्लीकेबल रहेगा, पार्टनरशिप डीड में जो भी आपने लिखा है वही बात वाली बात मानी नहीं जाएगी, ठीक है। पर अगर उधर में आपका कुछ नहीं है, उधर में आपने कुछ नहीं लिखा, कोई बात नहीं है, तो फिर तब को आपको क्या है, दोनों इश्यूज के लिए ये वाले जो आपके प्रोविजन है, किसके, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, वो जो आपके प्रोविजन है, फिर आपको ये अप्लाई हो जाएंगे। यानी कोई भी ट्रांजेक्शन, अगर आपको फर्म की किसी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन कनेक्शन, या फिर फर्म के नेम को यूज करके कोई बंदा प्रॉफिट कमा रहा है, अपना पर्सनल प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, तो उस केस में भी उसको क्या करना पड़ेगा, उस प्रॉफिट को फर्म को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। और अगर फर्म का क्या कर रहा है, फर्म के कंपटीशन में कोई बिजनेस चालू कर दिया, फर्म के नेचर का बिजनेस चालू कर दिया, यानी ए भी किसी पार्टनर फर्म में पार्टनर बने, वहां से सीखा, उसी नेचर का बिजनेस चालू कर दिया, तो उस केस में क्या रहेगा, जो भी प्रॉफिट होने वाला है, वो क्या करना रहेगा, फर्म को पे करने पड़ेगा, ठीक है।
अब एक चीज और यहाँ से डाउट आ सकता है कि मान लो ये तो प्रॉफिट हुआ, और मान लो अगर वैसा ट्रांजेक्शन करके या फिर वैसा फर्म के साथ का बिजनेस करके लॉस आ गया तो, लॉस आ गया तो क्या करना रहेगा? तो लॉस फर्म थोड़ी लेगी, लॉस के फर्म क्यों लेगी? मैं क्यों लॉस तुम्हारा बियर करूँ भाई? लॉस तूने अपने पर्सनल कैपेसिटी पे किया है, बोले, पर प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट देना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये हमने यहाँ तक बात कर ली। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के, आपके एनसीईआरटी के ही है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? मोहन एंड श्याम, एक सेकंड, हम पेन का कलर कर लेते हैं चेंज। ठीक है जी। ठीक है। मोहन एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म, मोहन और श्याम के आपके पार्टनर है एक फर्म में। ठीक है। स्टेट वेदर द क्लेम इज वैलिड इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट इन द फॉलोइंग मैटर्स, यानी आपको जो पार्टनरशिप डीड है ना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, वो आपका साइलेंट है। नीचे वाले जो मैटर्स है ना, जो जो ट्रांजेक्शन है वो बताने वाले हैं, उनमें जो जो मैटर बताने वाले हैं, वो आप उन पे आपका पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है। तो उस केस में आपको क्या बताना है कि इनका जो बंदा ये क्लेम कर रहा है, ट्रीटमेंट क्या होगा? तो वो आपका वैलिड है या इनवैलिड है, वैलिड है या इनवैलिड है, और किसके अकॉर्डिंग देख के बताएंगे फिर हम वो। अगर पार्टनरशिप डीड आपका बस आपका साइलेंट है, तो उस केस में आपका क्या आता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है। यानी जो ऊपर हमने ये प्रोविजंस पढ़े ना, प्रोविजन हमने प्रोविजंस पढ़े, प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट रेलेवेंट फॉर अकाउंटिंग, ये पढ़े ना, इससे बेस्ड ये क्वेश्चन उठ रहा है। ठीक है। तो अब इनके क्या क्या क्लेम है देखते हैं, क्या क्या मतलब ये इनकी बातें हैं, क्या क्या इनके मतलब क्या क्या मुद्दे उठा रहे हैं बंदे, कह रहे हैं क्या क्या इनकी मांगे हैं, हम देखते हैं। मोहन क्या है? एक्टिव पार्टनर है। ठीक है। मोहन एक्टिव पार्टनर यानी बिजनेस का जो फर्म का जो बिजनेस वगैरह है सारा कुछ वो मैनेज करता है, एक्टिवली उसमें एंगेज रहता है, सारे एग्रीमेंट वगैरह देखता है, सारे ट्रांजेक्शन वगैरह देखता है। ही वांट्स ए सैलरी फॉर रुपीज ऑफ रुपीज 10,000 पर ईयर। ठीक है। वो कहता है मेरे को ना 10,000 पर ईयर की सैलरी दो, 10,000 पर ईयर की सैलरी दो, क्योंकि मैं सारा फर्म का बिजनेस तो मैं ही मैनेज करता हूँ, एक्टिव पार्टनर हूँ मैं। ठीक है। तो वो कहता है कि मेरे को वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है जी। अब इसको देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा? सबसे पहले देखो हमने क्या देखा कि पार्टनरशिप ड्यूटी तो साइलेंट है, पार्टनरशिप ड्यूटी तो साइलेंट है, पार्टनरशिप ड्यूटी तो है ही नहीं, तो पार्टनरशिप ड्यूटी नहीं है तो क्या लगता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है। वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या करता है आपका? डेनी करता है। वो क्या करता है आपका? मना करता है। वो आपका क्या कहता है देखो, remuneration for firm's work. No partner is entitled to get any salary or other remuneration for taking part in the conduct of the business. यानी कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ जो फर्म है ना, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए किसी भी पार्टनर को आपका रेमुनेशन अलाउड नहीं है। तो अगर वो कह रहा है कि मोहन इज एन एक्टिव पार्टनर, ही वांट सैलरी ऑफ 10,000, तो उसको सैलरी क्या आपका नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, और एक्ट आपका सैलरी क्या करता है? सैलरी रेमुनेशन कमीशन वगैरह वो अलाउड नहीं करता। ठीक है। उसके बाद में श्याम हैड एडवांस ए लोन टू द फर्म, ही क्लेम्स इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। अब देखो इधर में भी वही बात है, इधर में भी वही बात है। आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? उसने इंटरेस्ट रिलेटेड क्या बात कही? इंटरेस्ट ऑन लोन के, इफ एनी पार्टनर है एडवांस लोन टू द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, ही और शी शैल बी एंटाइटेड टू गेट एन इंटरेस्ट ऑन द लोन एट द रेट ऑफ 6%। ये आपका कितना बताता है? 6% पर एनम, 6% पर एनम का बताता है आपका। ठीक है। तो इस केस में जो आपका श्याम जी भाई साहब जिन्होंने फर्म को क्या कर रखा है? एडवांस से लोन कर रखा है, तो इनका जो क्लेम है 10% पर एनम इंटरेस्ट वाला, ये भी वैलिड नहीं है। ये भी इनको 10% की रेट से नहीं मिलेगा, मिलेगा तो क्या मिलेगा? 6% पर एनम की रेट से आपको मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं। अगला अगला पॉइंट क्या है? मोहन हैड कंट्रीब्यूटेड 20,000 एंड श्याम हैज 50,000 एज कैपिटल, यानी मोहन का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है? 20,000 है, और श्याम का 50,000 है। ठीक है जी। मोहन वांट्स इक्वल शेयर इन प्रॉफिट्स। ठीक है जी। ठीक है जी। अब देखो मोहन भाई साहब ने डाले 20,000 और श्याम ने डाले 50,000, तो श्याम तो कहेगा नहीं मेरे को तो प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए, 50,000 मिलना चाहिए। मोहन कहता नहीं नहीं यार, इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब हमें क्या देखते हैं? इनका पी एस आर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उससे रिलेटेड कोई बात डीड में हुई है? डीड तो साइलेंट है, डीड तो साइलेंट ही है, पहले हमारे क्वेश्चन में पहले बता दिया गया हमें कि डीड साइलेंट है। और डीड साइलेंट तो फिर आपका क्या लगता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो हमने ऊपर प्रोविजन पढ़े, वो सबसे पहली बात ये थी अगर पार्टनरशिप डीड आपका साइलेंट है, जो प्रॉफिट और लॉस आने वाले हैं फॉर्म में वो क्या होंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने वाले। तो ये जो आपका क्लेम है ना, जो भी आपका क्लेम है मोहन जी का, 20,000 कैपिटल जिन्होंने डाली है, उनका जो क्लेम है कि पार्टनर जो प्रॉफिट आने वाले हैं फॉर्म में, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, ये बात सही बात है, सही बात है। ठीक है। इनका क्लेम ये वैलिड है। ठीक है। If partnership deed is silent about the profit sharing ratio, the profit and losses of the firm are to be shared equally। ठीक है जी। ठीक है।
अब अगला अगला लास्ट पॉइंट अपना इस क्वेश्चन का क्या है, शाम वांट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड एट 6% पर एनम। शाम क्या कहता है ना भाई, मैंने ना 50,000 रुपया दिया, 50,000 रुपया दिया है मैंने फॉर्म में, तो मेरे को ना मतलब 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या अप्लाई होगा आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है आपका, इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल पे वो क्या है आपको अलाउड नहीं है, वो नहीं मिलेगा अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं लिखा। कि यार देखो, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम एनी इंटरेस्ट, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय हिम इन द फॉर्म एज मैटर ऑफ राइट। ठीक है, तो ये इसका क्लेम है कि 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला, ये भी वैलिड आपको नहीं है, नहीं मिलेगा, इसको भी कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये वाला हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका, बहुत इजी था। मतलब अगर हमने ये वाले समझ लिए, अपने समझ लिए, इन बातों को हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, याद रख पा रहे हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है, एमसीक्यू आ रहा है या आपका कुछ और क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इजी, बहुत इजी। मतलब ये तो आपका मतलब ऐसा मान लो कि बटर बटर क्वेश्चन है, बटर क्वेश्चन, मक्खन क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। एक और क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, मतलब ये आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट्स आपकी जो है ये ट्रू है फॉल्स है। ठीक है, टोटल 6 पॉइंट्स है इसमें। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है बस आज का। वैलिड पार्टनरशिप कैन बी फॉर्मेटेड विदाउट अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, ये हो सकता है, वैलिड पार्टनरशिप बन सकती है विदाउट रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, हो सकती है, हमने डिस्कस किया था, एग्रीमेंट कैन बी रिटन और कैन बी ओरली। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं, ट्रू होगा ये आपका, ट्रू ट्रू। ठीक है, अब दूसरी बात, ये फीचर से आया देखो, ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट फॉर ऑल अदर पार्टनर्स। हाँ, ये भी ट्रू है, म्यूचुअल एजेंसी वाला फीचर है ये आपका। अगर म्यूचुअल दोनों आपका आपस में प्रिंसिपल एजेंट के एक्ट करेंगे तो ही तो आपका पार्टनरशिप बिजनेस होगा ना। अगर पार्टनर के एक्ट से फर्म बाउंड है और फर्म और पार्टनर्स के एक्ट से वो पार्टनर बाउंड है, तो उस केस में आपका ये क्या है, म्यूचुअल एजेंसी होता है। ठीक है, तो इस केस में ये भी ट्रू है आपका, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 50। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 50, ये भी आपका ट्रू है। ठीक है, ये आपका किधर से आया, ये किधर से आया, ये किधर से आया, ये किधर से आया, सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आपका क्या है, मैक्सिमम पार्टनर प्रेस्क्राइब कर सकती है अप टू 100, और अभी के लिए उन्होंने कितना कर रखा है, 50 कर रखा है, तो ये भी आपका बात क्या है, ट्रू हो गया। ठीक है जी, अब अगली बात, मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स कांट बी पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप डीड। अब यहाँ से देखो बात क्या है, पार्टनरशिप डीड में हमने कंटेंट देखा था, पार्टनरशिप डीड का हमने कंटेंट देखा था, उसमें ये बात आपका लिखा था क्या, मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स कैन कांट बी पार्टनर, ये ऊपर में लिखा था क्या। तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं ये बात। देखो ये मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, यानी ये आपका कंटेंट पार्टनरशिप डीड का हो सकता है, तो ये वाली बात आपका क्या होगी, फॉल्स होगी। इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है जी, डिस्प्यूट हो रहा है तो ये तो पार्टनरशिप डीड में आपको लिखना ही पड़ेगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है, अब देखो भाई साहब क्या मस्त वाला पॉइंट है। इफ द डीड इज साइलेंट, मतलब आपका पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या आता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। ठीक है, वो होता है। अब ये पता लगा, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम वुड बी चार्ज ऑन द ड्रॉइंग्स मेड बाय द पार्टनर, ये चार्ज हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि उधर में क्या लिखता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन आपको क्या कहता है, कि अगर डीड साइलेंट आपका ड्रॉइंग से पर इंटरेस्ट के रिलेटेड, अगर आपका डीड साइलेंट है, तो उस केस में कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा ड्रॉइंग पर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, हो जाएगा। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज टू बी गिवन एट द 12% इफ द डीड इज साइलेंट ऑन अबाउट द रेट। ठीक है, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आपका पार्टनरशिप डीड क्या कहता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, अगर आपका कुछ भी अगर पार्टनरशिप डीड में या फिर अगर आपका कोई बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो उस केस में आपका क्या, इंटरेस्ट एट द रेट 6% ही अलाउड है। ये हम 12 की बात हो रही थी, इसलिए क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये हमने दो क्वेश्चन कर लिए आज के, और ये प्रोविजन हमने इसके पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन देख लिए अकाउंटिंग से रिलेटेड। ठीक है, और फिर हमने क्या देखा, उससे पहले हमने क्या देखा, पार्टनरशिप डीड देखा, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट हो सकता है वो देखा, और हमने फिर दो क्वेश्चन भी देख लिए। इससे हमें पता लगा कि हम हमारी नॉलेज क्या होगी, पक्की पक्की हो रही है, हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, अगर कर पा रहे हैं, अगर हम ऊपर वाला समझ कर, तो फिर अपना काम चल रहा है बेटर में। ठीक है जी, ठीक है।
ठीक है, तो फिर आज के लिए फिर हम इतना ही करते हैं, आज के लिए फिर इतना ही करते हैं। ठीक है, आज हमने दो टॉपिक पढ़ लिया, आज के लिए इतना ही, इसका इतना ही करते हैं हम। काफी इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट थे, यहाँ से एमसीक्यू भी आता है आपका, यहाँ छोटा क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा आपका, एमसीक्यू वाला देखने को मिलता है मैक्सिमम तो यहाँ से मतलब 2 से 3 नंबर का मतलब ये आपको यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा इन पॉइंट से। ठीक है, तो हमने कर लिया। तो एक बार आप इसको गो थ्रू करके आए, रिवाइज करके आए, फिर अगली क्लास में हम फिर आगे बातें करनी स्टार्ट करेंगे इसके रिलेटेड। ठीक है। ठीक है जी। आई होप आपको समझ आई होंगी चीज़ें, और अच्छे से आपने समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है। तो थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके एवरीवन।